हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स हम पढ़ाते हैं और यहाँ पे आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। एक बार फिर से बहुपद के बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे, जानेंगे और उसके बाद इसमें क्या क्या होता है सब कुछ पता चल जाएगा। तो बहुपद, इस शब्द को समझने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति क्या हुई, ये कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा। तो कक्षा 6-7 में ही आपको बीजगणित के बारे में पढ़ने को मिल जाता है। बीजगणित की शुरुआत हो जाती है और वहीं से ये बदला हुआ रूप बीजगणित के रूप। देखिए, जब कक्षा 6-7 में हमको पहली बार बीजगणित मिली थी पढ़ने के लिए, हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और समझ में नहीं आता था कि आखिर इसकी पढ़ाई कैसे की जाए। और मतलब डराया बहुत ज़्यादा जाता था, समझाया बहुत कम ज़्यादा था। और चलिए ठीक है, जो कुछ भी रहा उसमें सबसे पहली बार हमें जो जानकारी मिली वो मिली चर के बारे में। चर अर्थात वो जो x, y, z, a, b, c ये जो मिलते हैं, जो भी गणित में पढ़ने के लिए ये सब लोग मिलते हैं, इन्हीं को कहा जाता है चर। अब इनके अलावा जो दूसरा वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है अचर, जिसमें सभी प्रकार की जो संख्याएं होते हैं, ठीक है, संख्याएं जितनी होती हैं, संख्याएं कह सकते हैं या फिर अंक कह सकते हैं, वो सभी 1, 2, 3 करके जो आ रही हैं अपने पास, ये सभी क्या हो जाएंगे, अचर कहलाएंगे। अब चर की परिभाषा अगर कही जाए, चर की परिभाषा जो दी जाती है तो कहा जाएगा कि वे संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, अब यूँ समझिए कि एक बकरी है या फिर गधा ले लेते हैं, अपने पास एक गधा है। अब ये गधा कैसे है भाई साहब, मतलब बहुत बेकार गधा है। ठीक है, एक अच्छा गधा बनाते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा गधा है। ठीक, ये एक गधा है। अब ये उगी हुई घासों को चर रहा है, चरते हुए टहल रहा है। इसकी स्थिति हमेशा बदल रही है, तो इसे कहा जाएगा चर। और अचर एक खंभा है जो सीधा एक जगह गड़ा पड़ा है, तो वो अचर हो जाएगा। हालांकि अचर का इससे संबंध कुछ भी नहीं है खंभे से, चर का इस चरने वाले से कोई भी संबंध नहीं है। बस इतना सा बात ये है, चर उन्हें कहा जाएगा जिनका मान बदलता रहता है, जो चरते हुए घूमते रहते हैं। अचर जो स्थिर रहता है, एक जगह टिका रहता है। अब इन्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है बहुपद के लिए? हमने चर अचर को क्यों पढ़ा? क्योंकि चर अचर की गणितीय संक्रियाओं द्वारा जब जोड़ घटा, संगणितीय संक्रियाएं किन्हें कहते हैं ये जान लीजिए। जोड़ घटाना गुणा भाग जो गणितीय होता है, इन्हीं को कहा जाता है गणितीय संक्रियाएं। जोड़ घटाना, ये गुणा और ये भाग, इन चारों को और भी चीज़ें होती हैं, सभी को गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। जब उनके द्वारा चर और अचर को मिलाकर रखा जाता है, कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, तब हम कहते हैं कि वो क्या है, बीजीय व्यंजक है। अगला, चर अचर को जानने के बाद जो नाम आता है जानने के लिए, वो होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय बीजीय व्यंजक के बारे में जानना ये है कि भाई चर और अचर दोनों मिल करके, देखिए एक चर राशि ले लेते हैं x, उसके साथ 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये गुणे का काम हो चुका है। प्लस 5y कर लेते हैं, जोड़ का काम हो गया। y/3 ले लेते हैं, भाग का काम, ये बटे के निशान मतलब भाग का काम हो गया। माइनस करके 1 लिख लेते हैं। इस प्रकार जो भी प्राप्त होगा उन्हें कहा जाता है बीजीय व्यंजक। 2x + y/3 - 1 जो भी प्राप्त हो जाए, जैसा भी आपको देखने का मिल जाए, हर एक चीज़ मतलब वो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब बीजीय व्यंजक के कुछ खास लोग, कुछ खास कैटेगरी वाले लोग बहुपद कहलाते हैं। तो बहुपद की परिभाषा बनती है, वो क्या बनती है, कहा जाता है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि की घात, क्या भैया, चर की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या हो। क्या हो?
पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो मतलब कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। अगर आपने पहला चैप्टर वास्तविक संख्या नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। हाल फिलहाल में हम आपको बता दें कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आगे चलते चले जाइए। जितने भी संख्याएं आपको प्राप्त होंगी वो सब की सब क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो बहुपद उन्हें कहते हैं जिनमें चर राशि किसे कहते हैं भैया, एक्स वाई जेड जो दिखाई दे रहा है, इनमें कोई भी गिनती हो जाए उसकी घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो जाए, उन्हीं को बहुपद कहते हैं। तो आपके जो बहुपद चैप्टर है वो आप पहुंच गए हैं। अगर आप शुरू से समझ रहे हैं बातों को तो आप चौथे हेडिंग पर बहुपद को जान गए हैं कि आखिर बहुपद होता क्या है। ठीक, अब सबसे आसान सा प्रश्न जो आपको हर एक किताब में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, उसमें आपसे कहा जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित बीजी व्यंजक बहुपद इनमें से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। और भाई बात यह है कि जब मैं पहली बार बहुपद से रूबरू हुआ, थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारियाँ ली, तब बातें पता चली कि जिसके ऊपर अंडर रूट लगा है वो बहुपद नहीं है। ऐसे ऐसे मैंने कई बार जोड़ा घटाया, लेकिन उसकी परिभाषा मैंने शुरू में नहीं पढ़ी। क्या बेवकूफ़ी की है हमने। भाई समझो बात को, ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चर राशियों की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जितनी भी संख्याएं होती हैं पढ़ते चले जाओ। अगर ऐसी घात मिल जाती है तो आप बहुपद कह देना, अन्यथा बहुपद नहीं कहना। ठीक है, इसके अलावा कोई भी गिनती आपको मिल जाए तो, जैसे एक ले लेते हैं, हमारे पास 5x² प्लस 4x माइनस 7 ऐसा हम लिख लेते हैं बहुपद, एक बीजीय व्यंजक। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आपको घात कितनी मिल जाएगी, घात 2 मिल जा रही है। चर राशि क्या है, x है, उसकी घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे चर राशि की घात कितनी है, x की घात कुछ नहीं दिखाई दे रही है तो वहाँ पे 1 है। ये एक अचर पद है, इसे देखिए पद पहले जान लीजिए। ये जो प्लस माइनस से अलग अलग करके लिखा गया, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा, इन्हीं को पद कहा जाता है। अब एक अचर संख्या जिसमें मिल रही है, एक ऐसा पद जिसमें केवल अचर संख्या प्राप्त हो रही है, उसे अचर पद कहते हैं। और इनकी जो घात होती है वो क्या हो जाती है, 0। यक्स यहाँ पे नहीं है, यक्स की घात 0 है, इस वजह से ये अचर पद कहलाते हैं। अब यहाँ पे सभी में घातें 2, 1, 0 दिखाई दे रही है, यही वाला हिसाब मिल रहा है, तो ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है। अच्छा, कौन सा बहुपद नहीं है, तो बहुपद जो नहीं है उनके कुछ एक उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2x² प्लस √x प्लस 1। यहाँ पे सब जगह तो बात सही है, बस जहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है वहाँ पे आप समझें कि घात कितनी है, 1/2 है। बात समझिए, जहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट का मतलब ही होता है कि किसी भी गिनती की घात 1/2 होना। ठीक है, तो इस वजह से जब 1/2 मिल गया, 1/2 पूर्ण संख्या तो होती नहीं है, तो यहाँ पे चर राशि की घात जबकि पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे x प्लस 1/x मिल जाता है, ऐसे संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, यहाँ पे तो घात 1 हो गई है, ठीक है, यहाँ पे मिलता है कि x बट्टे में है। बट्टे में होने का अर्थ होता है कि इसकी घात क्या है, -1 है, ऋणात्मक संख्या है। भाई किसी भी गिनती की घात जब माइनस में होती है तो उसे बट्टे में रख करके उसकी घात प्लस बना लिया जाता है। आपने पढ़ा होगा, एक चीज़ दिखा देते हैं, जैसे 2 की घातें -2 है तो इसको हम कह देते हैं 1/2 की घातें 2। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए, किसी भी गिनती की घात जब ऐसे माइनस में होती है तो वही वाली गिनती पूरा नीचे लिख ली जाती है, बस माइनस है तो उसको प्लस कर दिया जाता है। और इसी के ठीक अपोजिट, ठीक है, अपोजिट देखेंगे, कोई भी गिनती की घात 5 की घातें -3 ले लेते हैं, इसको जब बराबर के बाद मतलब हम इसको घात को माइनस को प्लस करना चाहें तो उसको नीचे से ऊपर ले जाना होगा, घात प्लस में हो जाएगी। तो ये कुल मिला के हिसाब बात है। ऐसी ही स्थिति यहाँ पे है, x की घात नीचे कितनी है, +1 है, लेकिन नीचे +1 है, उसको जब लेवल में लाया जाएगा, उसकी सही स्थिति में पहुँचाया जाएगा, तब उसकी घात -1 मिल जाएगी। अब ऐसी स्थिति में जब घात -1 है तो घात जो -1 है वो तो पूर्ण संख्या है नहीं,
जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं है। ये हमने समझा। जहाँ पे भी आपको अंडर रूट में गिनती दिखाई दे रही होगी वहाँ पे बहुपद नहीं होगा, जहाँ पे भी बट्टे में दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बट्टे में परिमेय संख्या एक बट्टे वाली गिनती मिल जाती है, ठीक है। और जहाँ पे ऐसे नीचे रहता है वहाँ पे क्या होता है, एक ऋणात्मक घात मिल जाती है, जिस वजह से यह बहुपद नहीं होता है। कुछ एक स्थितियों में आपको ऐसे भी दे दिया जा सकता है कि 3x² प्लस -5x⁻³ ऐसा कुछ दिया जा सकता है। तो यहाँ पे घाते -3 डायरेक्टली दिया गया होगा, तब आपको समझना होगा कि वो बहुपद नहीं है, ठीक है। और कुछ एक मामलों में यहाँ पे x की घात सीधे सीधे बट्टे में दे दी जाती है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे देख लेते हैं, जैसे 4x प्लस 5x⁻1/2 ऐसा दिया जा सकता है। अगर दे देगा तो बट्टे में दिखाई दे रहा है तो वो हो जाएगी। अब बातें ये आती हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं जिनमें घाते बट्टे में तो दिए हुए होते हैं, पर अगर उनके सॉल्व किया जाता है तो वो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। ऐसे में वो क्या हो जाता है, अपना बहुपद हो जाता है। अब उसके लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन कौन से प्रश्न मतलब बहुपद होते हैं, और प्रश्न को हल करने के बाद वाले में 2 सरल से हमने उदाहरण लिए हैं। यहाँ पे हमको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2x² है प्लस 1/x⁻1 है। अब हम जानते हैं कि जब भी घातें माइनस में होती है तो ऋणात्मक होती है, तो वो पूर्ण संख्या तो होती नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि ये बट्टे में है, इसको ऊपर लिखना ज़रूरी है। कोई भी गिनती हो मतलब ऊपर लिखना ज़रूरी है, मतलब नीचे नहीं होना चाहिए थोड़ा सा। उसको ऊपर लिखेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगी, यानी x⁻1 प्लस में हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ये बहुपद बन रहा है, क्योंकि घात 2 हो गई, घात 1 हो गई। सामान्य सी सरल सी बात हो गई है। आगे बात को बढ़ाएं तो अगर इस प्रश्न में देखें तो यहाँ पे 4x⁻2 है प्लस अंडर रूट के अंदर x² है। अब x² का वर्गमूल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4x² तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो नो चेंज है। x² का जब वर्गमूल लेंगे तो हमको x मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में ये जो हिस्सा मिल रहा है यहाँ पे अंडर रूट लगा होने के बाद भी ये क्या है, एक बहुपद है। तो ये बहुपद आपने समझ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं बहुपद के घात के बारे में। चलिए आइए देखते हैं बहुपद की घात किसे कहते हैं। सो दोस्तों, बहुपद की घात, कोई भी अगर बहुपद आपको लिखा गया है, बहुपद आपको दिया गया है 3x² प्लस 5x-15 ले लेते हैं। कोई भी बहुपद आपको दिया गया है, इसमें जो चर राशि होता है उनमें अलग अलग घातें होती हैं। पहले तो आप घातें चेक करते ही हो कि वो बहुपद है कि नहीं है। जब आपको बहुपद की घातें सभी पता है तो आपको ये पता कर लेना चाहिए कि बहुपद की सबसे बड़ी वाली घात, मतलब यहाँ पे चर राशि की सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है। तो बहुपद की घात उन्हें घात मतलब किसे कहा जाता है, जो बहुपद दिया गया होता है उस बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी वाली घात को, जो यहाँ पे घात 2 दिखाई दे रही है, यहाँ पे 1 दिखाई दे रही है, यहाँ पे 0 दिखाई दे रही है, जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को कहते हैं बहुपद की घात। तो इसमें इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर 2 लिखा जाएगा। बहुपद की घात बराबर 2 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुपद की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। कुछ स्थितियाँ ऐसे दिखाई दे सकती हैं, जैसे 5x⁻4 प्लस 3x दिखाई दे रहा है, प्लस 0 ले लेते हैं, मान लेते हैं अपने पास ऐसे कि बहुपद है। अब इसमें मैक्सिमम घात कितनी दिखाई दे रही है, मैक्सिमम घात 4 दिखाई देती है। अधिकतम क्या है, 4 है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सपोज अगर यहाँ पे हमको दे दिया जाता 10x⁻5, जब 5 सबसे बड़ी घात दिखाई दे रही है, यहाँ पे 1 दिखाई दे रही है, यहाँ पे 4 दिखाई दे रही है। अब बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुत बढ़िया जवाब, अब बहुपद की घात 5 हो जाएगी। ये स्थिति आप समझ में आए। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बात को ख़त्म करेंगे। जैसे एक बहुपद ये दिया गया है, उसमें x से भाग हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपसे बहुपद की घात पूछे तब देखिए, ऐसी स्थिति में अगर आपसे बहुपद की घात पूछे तो आपको भाग दे करके करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सरल सा काम करेंगे। अंश के
अंश की घात, अंश जो बहुपद बन रहा है उसकी घात कितनी है, मैक्सिमम 2 है, और हर वाले में कितनी है, मैक्सिमम 1 है। अब भाग में घातें घटती है, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, जोड़ घटाने में बदलाव नहीं होता है। यहाँ पे हो रहा है भाग और ये बहुपद की है घात, घातें भाग में नहीं होंगी, भागे घट जाएंगे, और कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। इस पूरे बहुपद की घात कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। इसी प्रकार का एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है और एग्जाम में भी वो कई बार आया है, आई थिंक कि आया है कि px एक बहुपद है, px की घात आपको दे दिया जाता है 15 और कह दिया जाता है qx जो अपना है qx की घात क्या दे दिया गया है, वो दे दिया गया है 12। अब आपसे पूछेंगे px भागे qgx की घात आपसे पूछा जाएगा, ऐसा भी एक प्रश्न बार बार आता रहता है। तो भैया px की घात 15 है कि gx की घात 12 है, px भागे gx यानी भाग देने पर घात कितनी हो जाएगी, और भाग में घातें घटती हैं, अभी ने हमने बताया भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ पे px की घातें 15 है, gx की घातें 12 है, उसमें 15 में से 12 घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 3। ऐसी स्थिति, इस प्रकार के प्रश्न भी बन चुके हैं और आते भी हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा बहुपद की घात। आइए चलते हैं बहुपद के प्रकार को समझ लेते हैं। सो दोस्तों, बहुपद के जो प्रकार हैं, अगर इनके बारे में जानना चाहेंगे तो आपको हम बता दें कि बहुपद को 2 प्रकार से बांटा जाता है। सबसे पहले बात, तो बहुपद को 2 प्रकार से बांटा जाता है। 2 के उसके मुख्य कारक होते हैं, उसी पर वो निर्भर करता है। सबसे पहले तो उसकी घात पर वो निर्भर करता है, जितनी उसकी घात होती है उस प्रकार का बहुपद कहा जाता है। दूसरा होता है पद के आधार पर, जितने उसके पद होते हैं उसके आधार पर ये बांटा जाता है। जैसे कि हम 5x² + 4x + 3 लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, तो इसकी घात अगर देखें तो यहाँ पे 0 घात, यहाँ पे 1 घात, यहाँ पे 2 घात, मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। बहुपद की घात कितनी बनी, 2 है। वही बहुपद की घात निर्धारित करती है वो घात के आधार पर किस प्रकार का बहुपद है। और यहाँ पे 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, यही पदों की संख्या निर्धारित करता है वो पद के आधार पर किस प्रकार का बहुपद है। तो आपसे यहाँ पे समझना है कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद, घात के आधार पर बांटते हैं। रैखिक बहुपद उन्हें कहते हैं जिनमें चर राशि की मैक्सिमम घात जो होती है वो 1 होती है। अब देखेंगे, मैक्सिमम घात 1 होती है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अच्छा, रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं? कारण ये है कि जब हम उसे ग्राफ पे निरूपित करने लगते हैं रैखिक बहुपद को, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिस वजह से उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। फिर उसके बाद द्विघात बहुपद, मैक्सिमम घात 2 घात है तो द्विघात बहुपद, 3 घात है अधिकतम तो त्रिघात बहुपद कहा जाता है। यह किस प्रकार का बहुपद है? मैक्सिमम घात 2 है तो द्विघात बहुपद है। अब पद के आधार पर जितने पदों की संख्या होता है उसे उस प्रकार का बहुपद कहते हैं। जैसे अगर 1 पद अकेले दिखाई दे रहा है तो 1 पदीय, 2 पद दिखाई दे रहा है द्विपदीय, 3 पद दिखाई दे रहा है त्रिपदीय। यहाँ पे ये 3 पद है, 1 2 3 पद है तो इसको त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। 4 पद है चतुष्पदी, यहाँ पे 4 घात है चतुष्घाती। वो घाते और पद बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको मुख्य रूप से ये जानना है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात, रैखिक द्विघात और त्रिघात, ये समझ लेना है, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रैखिक बहुपद। मैक्सिमम घात अगर 1 है, जिसकी वजह से अगर आलेखित निरूपण करेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, इसी की वजह से इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। और मैक्सिमम घात 1 होती है। बाकी द्विघात बहुपद, 2 घात है तो द्विघात बहुपद, 3 घात है तो त्रिघात बहुपद, ये तो हम कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बहुपद के मान को हम समझते हैं। तो बहुपद के मान को समझते हैं। बहुपद का मान आखिर किसे कहते हैं? एक बहुपद ले लेते हैं, 2x² 4x - 5, ये एक बहुपद है। अब पहले बात थोड़ी बातें जान लेते हैं। सबसे पहला तो जब बहुपद के प्रकार जान रहे थे तो वहाँ पे 1 चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद भी होते हैं, चरों के आधार पर, चरों की संख्या के आधार पर, और वहाँ पे उनका भी मान होता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो हम बहुपद समझ रहे हैं वहाँ पे मुख्य रूप से 1 चर वाले बहुपद के बारे में जानना है और बहुपद के मान को समझना है।
तो नॉर्मली बहुपद को, बहुपद जो भी दिया गया हो, एक चर वाला, दो चर वाला, कुछ भी दिया गया हो, उनका बहुपद के मान जानना है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बहुपद को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, प्रदर्शित करने वाली मुख्य बात आ जाती है। आमतौर पे आपने देखा होगा px करके ऐसे लिखा रहता है, उसके बाद बराबर करके बहुपद को लिख दिया जाता है। तो ये px क्या है? देखिए, बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहा जाता है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का p उठा लिया गया रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये बहुपद है, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल p और x का, यानी चर राशि x का एक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है, चर राशि x का एक बहुपद ये दिया गया है। अब बस यही इसका मुख्य काम है कि आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये बहुपद क्या है, एक बहुपद है और x चर राशि वाला है, तो ये एक बहुपद है। अब बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या है? x, जो चर राशियाँ दी गई हैं उसमें x के हम कई मान रख सकते हैं, जो भी मान हमको अच्छा लगे, सूट करे, जो भी मान हमको दिया जाए, कहा जाएगा कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। x बराबर 2 पर रखने पर यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। हमको कहा जाएगा x बराबर 2 पर px बहुपद या फिर बहुपद इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम बहुपद लिखेंगे, सबसे पहले बहुपद हमने लिख लिया, x बराबर 2 रखने की बात की गई थी, हमने रख दिया। और रखने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो बहुपद, ये जो x जो दिखाई दे रहा है वहीं पे हम रख देते हैं 2, यानी p2 हो गया। अब बहुपद क्या होगा, जो चर राशियाँ x चल रही थी उसकी जगह आपने रख दिया 2। अब इस बहुपद का मान निकलेगा, तो 2 रख दिया गुणते, जब दो गिनतियों के बीच में कोई चीज़ ना दिखाई दे, कोई अक्षर ना दिखाई दे, कोई सिंबल ना दिखाई दे, बेसिकली सिंबल ना दिखाई दे, अक्षर की बात नहीं, सिंबल ना दिखाई दे, तो वहाँ पे होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। x 2 के बीच में कुछ नहीं था, गुणा हो जाएगा, और x की जगह हम 2 रख रहे हैं, 2 हमने रख दिया, घाते 2 है, हमने घात 2 भी रख दिया, प्लस 4 गुणते 2 और -5 लगा दिया। इस प्रकार जो प्राप्त होता है, ये बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए शुरुआत हो चुकी है। 2 की घाते 2 बराबर 4 होता है, 2 गुणते हमको 4 मिल गया है, प्लस 4 दूनिया 8 कर लेते हैं, -5 हो रहा है, 4 दूनिया 8 प्लस 8 -5 हो रहा है, 8 8 16 होता है, जो धनात्मक संख्या है उनको हमने जोड़ लिया, 8 8 16 कर लिया, उसमें से 5 को घटा दिया, कितना मिल गया 11, यानी कि हम P2 कह सकते हैं कितना मिल गया है, x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना मिल गया है, 11 मिल गया है। ये हो गया इस बहुपद का मान, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग मान आपको दे दिया जाएगा हल करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, तो आप बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे ये जो x का मान है वो आपको 0 भी दिया जा सकता है, 1 भी दिया जा सकता है, 2 भी दिया जा सकता है, बटे वाली गिनती भी दी जा सकती है, अंडर रूट वाली गिनती भी दी जा सकती है, कोई भी मान दिया जा सकता है। आपको मान अगर ज्ञात करना है तो बड़े आराम से ऐसे ही x का मान जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रख करके अब बड़े आराम से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा रहेगा मान ज्ञात करने वाला। अब हम आगे बढ़ेंगे, बहुपद के शून्य को जानेंगे। सो दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि बहुपद के शून्य किसे कहते हैं। तो अभी तक आपने बहुपद के मान निकाले थे, कोई भी बहुपद px बराबर हम ले लेते हैं 3x + 1, ठीक है, +1, ये एक बहुपद है। अब इसमें x के अलग अलग मान हम रख सकते हैं, x के अलग अलग मान हम रखते हैं। अब यहाँ पे एक सरल सा बहुपद ले लेते हैं, x + 2 को ले लेते हैं, ठीक है। अब और आसान हो गया, x के अलग अलग मान रखेंगे तो आपको बहुपद के जो है अलग अलग मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे में कुछ एक मान ऐसे होते हैं, x के ही कुछ मान ऐसे होते हैं जिसको रखते ही बहुपद का मान क्या होता है, 0 हो जाता है, बहुपद हल होकर के 0 मिल जाता है, उसे कहते हैं बहुपद का शून्य। जैसे x बराबर, यहाँ पे इस स्थिति में अगर हम -2 रख दें, x बराबर अगर हम -2 रख दें तो बहुपद का मान देखते हैं p-2, p-2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 + 2, ठीक है, ये x की जगह -2 रख दिया और +2 तो है ही, 2 में से 2 घट गया, कितना मिल गया 0, 0 मिल गया ना। जी हाँ, बहुपद माने x का वह मान जिसके लिए पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही उसका बहुपद कहलाता है। हम इस बहुपद का शून्य क्या कहेंगे, -2 को कहेंगे, बहुपद का शून्य -2 को कहेंगे। ऐसे ही बड़े बड़े बहुपद दिए जाएंगे, उसमें उसके शून्य हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अभी वो क्या है, जितना कुछ है वो हम समझेंगे बाद में, लेकिन शुरुआत में आपको जो प्रश्न मिलने वाले हैं वो इस प्रकार से मिलने वाले हैं। कहा जाएगा कि ज्ञात कीजिए ये इसका बहुपद शून्य है कि नहीं, इस बहुपद का यह शून्य का है कि नहीं। जैसे कि हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक बहुपद है, px बराबर दे दिया गया 3x² - 4x - 7 + 7 ले लेते हैं।
और ये x बराबर आपको दे दिया गया है -2। -2 नहीं, हम 7 ही ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर 7 कहा जा रहा है कि ये इसका शून्यक है कि नहीं, ऐसा आप ज्ञात कीजिए। जब ऐसा कह रहे ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करेंगे, x का मान उठा के रख देंगे बहुपद में, P7 ले लेंगे और हल करते चले जाएंगे। अगर ये मान 0 के बराबर आ जाएगा तो कह देंगे बहुपद का शून्यक है ये, और अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो कह देंगे शून्यक नहीं है। आइए ट्राई कर लेते हैं इस प्रश्न को। 3 गुणते 7 की घाते 2 करेंगे, 7 की घाते 2 कर दिया, -4 गुणते हम 7 करेंगे और +7 तो है ही। 7 7 49, ये हमने 49 रख लिया। 7 चौके 28, ये 28 कर लिया, +7 है। 49 गुणते 3 करना होगा, तो 9 3 27, 7 हाथ से लगे तो 4 3 12 2 14, 147 मिल गया। और ये 7 इसके साथ जोड़ा जाएगा और ये 28 जो माइनस में है वो 28 माइनस में रहेगी, वो घटेगी, ठीक है। जो जुड़ रहा है प्लस में है वो गिनती जोड़ी जाएगी, जो माइनस में है उसको घटा देंगे। 147 में 7 जोड़ेंगे, 7 7 14 4 होगी, यहाँ से लगेगा ये 5 है। 154 - 28 हो रहा है, 154 - 28, 154 में 28 घटाएंगे, 0 तो मिलेगा नहीं, तो 14 में से 8 गया, कितना मिल जाएगा 6, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 126 मिल रहा है। 0 नहीं मिल रहा है, हमें क्या है 0 नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये इसका बहुपद का शून्यक नहीं है। हम ऐसा हिंदी में लिख देंगे साफ साफ अक्षरों में नीचे कि x 7 या फिर x बराबर 7 बहुपद का शून्यक नहीं है। सो दोस्तों, बहुपद के शून्यक पर और भी प्रकार के सवाल बनते हैं कि ये अगर शून्यक है तो इसमें बहुपद में जो एक के दिया गया इसका मान ज्ञात कीजिए, या फिर अन्य अन्य प्रकार की सवालें बनती हैं। लेकिन एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें प्रश्नावली 2.1 दी गई है, उसमें हमें कुछ इस प्रकार की आकृतियाँ दी गई हैं और हमसे ज्ञात पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले बहुपद के शून्यकों की संख्या पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद जो शेष प्रकार के सवालों के बारे में हमने बात की है वो उन पर आएंगे। तो अभी हम ज्ञात करने वाले हैं बहुपद के शून्यकों की संख्या। सबसे पहले बात तो जान लेते हैं कि किसी प्रकार के बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो बहुपद के शून्यकों की संख्या उनकी घात, बहुपद की घात पर निर्धारित होती है। जितनी उसकी घात होती है उतने उसके मैक्सिमम शून्यक हो सकते हैं। अगर एक कहा जाए कि हमारे पास चर है, ठीक है, सॉरी रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद है, ठीक है, बहुपद, इसकी रैखिक बहुपद की मैक्सिमम घात जो अधिकतम घात होती है वो होती है 1। तो इसके शून्यकों की संख्या भी क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी 1। 1 से ज़्यादा शून्यक नहीं हो सकते, हालांकि कम हो सकते हैं, और हालांकि कम तो 0 ही हो सकते हैं, ठीक है, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो अधिकतम शून्यकों की संख्या जो मैक्सिमम हो सकती है वो उसकी घात पर निर्धारित होती है। रैखिक बहुपद है तो एक ही शून्यक हो सकता है। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो कितने हो सकते हैं भैया, द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है, और इसके शून्यकों की संख्या भी मैक्सिमम 2 हो सकती है। कम से कम 1 या 0 हो सकती है, वो तो होने के, ठीक है, अलग अलग स्थितियां हैं। फिलहाल हम बता रहे हैं कि द्विघात बहुपद की कितने शून्यक अधिकतम हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसकी घात पर निर्धारित होता है। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 होंगे, चतुर्घात बहुपद है अधिकतम 4 होंगे, ठीक है, ये स्थितियाँ रहती हैं। अब चित्र पर या फिर आलेखीय रूप में जब निरूपित किया जाता है तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि उसके मैक्सिमम मतलब उसके कितने शून्यक हैं, ऐसे बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो इसको गिनने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि यक्ष अक्ष को कोई बहुपद जितनी बार काटता है, यक्ष अक्ष को कोई बहुपद का आलेख, कोई बहुपद का आलेख या फिर आरेख जितनी बार काटता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आकृति हमको दिखाई दे, आलेख दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुपद को जब आलेखीय रूप में निरूपित किया जाता है तो वो कुछ इस प्रकार से आकृति बनाते हुए जाता है, और वो यक्ष अक्ष को 1 बिंदु पे, 2 बिंदु पे और 3 बिंदुओं पर काट रहा है। ऐसी स्थिति में इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। यहाँ पे मैक्सिमम हो नहीं सकते, यहाँ पे 3 है ही, ठीक है, 3 है। तो ये हो गया। और कई रैखिक बहुपद है, कोई ऐसा गया है
तो ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, केवल एक जगह पे काट रहा है। वाई को वो कितनी भी जगह काटे उससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं है। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि वाई एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काटता है। ये केवल एक जगह पे काटता है, इसके लिए इसके केवल एक शून्यक होंगे, ठीक है। और कुछ आकृतियाँ और बना देते हैं ताकि और अच्छे सबको समझ में आ जाए। जैसे कोई आकृति ऐसे जा रही है, ऐसे, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रही है, एक जगह काट रही है ना, गलत बात, वो एक्स अक्ष को नहीं काट रही भैया, ये एक्स अक्ष है, ये तो वाई है, ये एक्स अक्ष को एक भी जगह नहीं काट रही है, तो इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे, जीरो शून्य, कुछ भी शून्यक नहीं है, एक भी शून्यक नहीं है। ये होगी स्थितियाँ। और कोई अगर 5 बार काटे तो गोल गोल घूम के, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे कोई 1 2 3 4 ऐसे करके कई बार काटे, तो जितनी बार काटेगी उतने उसके शून्यक होंगे। 1 2 3 नहीं, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो इसके 6 शून्यक हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप प्रश्नावली में जा कर के देख लें और जितनी भी बार एक्स अक्ष को वो कोई भी आरेख काट रहा है उनकी संख्या गिन लें और बताएं कि इतने शून्यक हैं इसके। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में आगे की प्रश्नावली के साथ में और आगे की जानकारियों के साथ में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।